आइए साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिफाई कोचिंग क्लासेस पर। आज से हम 12th फिजिक्स की एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको लगभग सभी यूनिट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और लगभग सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता है कि उसका जो है हमें सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि हम जैसे युद्ध में जाते हैं तो पूरी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम युद्ध जीत पाएंगे। वैसे ही हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा कि इस ईयर जो है इसका सिलेबस क्या होगा। चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है फिजिक्स का। पहले नंबर में अगर हम बात करते हैं तो पहली यूनिट, टोटल यूनिट जो है आपके 9 है। उसमें कौन कौन से चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, किन में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किन में ज़्यादा अंक का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ये सब देखते हुए चलिए पहले यूनिट में देखते हैं हम। जैसे आपकी पहली यूनिट है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसी का सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा स्थिर विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आइए सेकंड नंबर की यूनिट को देखते हैं, धारा विद्युत। तीसरे नंबर की यूनिट है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका सेकंड चैप्टर फिर मिलेगा हमें चुंबकत्व और पदार्थ। इकाई नंबर 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका सेकंड चैप्टर हमें मिलेगा प्रत्यावर्ती धारा। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम तो यूनिट नंबर 5 इकाई नंबर 5 हमें मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। इकाई नंबर 6 हमें मिलेगा किरण प्रकाशिकी और ऑप्टिकल उपकरण। इकाई नंबर 7 हमें मिलेगा विकिरण और पदार्थ की दोहरी प्रकृति, जिसे द्वैती प्रकृति भी लिखा गया है। इसके बाद 8वें नंबर में है परमाणु और नाभिक, और लास्ट 9वें नंबर का है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री, उपकरण और सरल सर्किट। तो इसी क्रम में हम एक एक करके सभी यूनिट को पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र से। इकाई नंबर पहली है आपकी। कुछ यूनिट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे आपका, और उनमें 3 या 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ यूनिट हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जैसे इकाई नंबर 5 आप देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनमें अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और या वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले नंबर में पहली यूनिट जो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको यदि और बेहतर समझना है तो साथ में आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। साथ में आपको ये स्लाइड मिल रही हैं, इन्हें आप देखकर नोट करें। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। चलिए पहले नंबर में हम बात करते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में दिया गया है। तो पहले नंबर में हम शुरुआत करते हैं कि आज का जो समय हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम विद्युत कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लाइट भी कह देते हैं, तो यह एक ऐसा पार्ट बन गया हमारे जीवन का, जिसमें हम ये कहें कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज हमारा छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, वो इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। हमने कभी इस चीज़ पर विचार ना किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसी है, लेकिन यहाँ पर हम शुरू से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे, किन लोगों ने उसको बनाने में योगदान दिया है और इसमें कितना समय लगा, शुरुआत कहाँ से हुई, इस विषय को लेकर पहली यूनिट में आपके इसमें दिया गया है। चलिए, आप जानते हैं कि आदि मानव ने आग की खोज जो की वो 2 पत्थरों के घर्षण से की, या 2 बांस का घर्षण हुआ होगा, ये ऐसा तथ्य बताया जाता है। तो घर्षण के बारे में तो व्यक्ति पहले से जानता था, घर्षण जिसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, तो इसके बारे में व्यक्ति पहले से जानता था, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया हो रही है इसके बारे में पहले व्यक्ति बताने वाले थैल्स थे, जो 600 ईसा पूर्व में इन्होंने इसके बारे में विचार रखा अपना। तो हम बात करते हैं कि घर्षण की, तो सबसे पहले अगर हमें विद्युत को समझना है तो घर्षण को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। घर्षण का सीधा सा अर्थ होता है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना। 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हो आप, तो कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ऊर्जा वहां से निकलती है। जैसे आप अपने हाथों को यदि घर्षण कराते हो, रगड़ते हो, तो आपको अनुभव होता है कि हमारे हाथ जो है वो गर्म हो रहे हैं। गर्म होने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं।
ऐसे ही अगर हम दूसरी वस्तुओं को बात करें तो वस्तुओं में जो गुण है वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हाथ, जो हमारी प्रकृति है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अगर हम वस्तुओं को चेंज कर देते हैं, प्लास्टिक का स्केल लेते हैं, है ना, एबोनॉइड की छड़ लेते हैं और एम्बर की छड़ लेते हैं, तो उसमें अलग अलग गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं में से कुछ वस्तुओं पर थेल्स ने जो है अपने प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया और इसके माध्यम से विद्युत या घर्षण विद्युत को बताने का प्रयास किया। तो पहले क्रम में हम यही देखने वाले हैं कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। आज हम जिसे विद्युत कह रहे हैं, 600 ईसा पूर्व में उसको सबसे पहले घर्षण विद्युत कहा गया था। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न आएगा। तो दो वस्तुओं को घर्षण कराएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी का निकलना घर्षण विद्युत कहलाता है। देखिए पहले क्रम में यही है परिभाषा हमारे पास घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसमें किन्हीं पदार्थों का आपस में रगड़ने पर या घर्षण कराने पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब ऊर्जा जो उत्पन्न हो जाती है ना घर्षण कराने से, उसी की सबसे छोटी इकाई का नाम आवेश दिया गया था, जिसके बारे में बताने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो आप घर्षण विद्युत के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, घर्षण विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जो किन्हीं पदार्थों को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण कुछ पदार्थों में आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। देखिए अब हर एक वस्तु में ये वाला गुण उत्पन्न नहीं हो सकता, हर एक वस्तुओं में ये गुण उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे हमारे हाथ जो है वो सिर्फ ऊष्मीय ऊर्जा को यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इसी की जगह आपने आजमाए होंगे कि घर में जब हम कंघी करते हैं तो जो कंघा रहता है उसको बार बार आप बालों से रगड़ते हो, बालों से स्पर्श करते हो और छोटे कागज के पास ले जाते हो तो वो उससे आकर्षित होने लगते हैं, छोटे वाले कागज। तो उसमें देखिए थोड़ा सा गुण चेंज हो गया, मतलब वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर इनमें जो गुण है वो अलग अलग उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ वस्तुओं पर इनने फिर प्रैक्टिकल किए थे। जिन वस्तुओं में मान लीजिए आवेश उत्पन्न करने का गुण, मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उनको उनने विद्युन्मय वस्तुएं कहा गया था। इनको विद्युन्मय वस्तुएं किन्हें कहते हैं, तो वे वस्तुएं जिनमें घर्षण करने पर आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है या हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विद्युन्मय वस्तुएं कहा जाता है। चलिए इसी के बाद वैज्ञानिक थेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी की ओर कदम रखने वाला व्यक्ति है तो वो है थेल्स। ये आप देख सकते हैं चित्र में कुछ इस तरह से ये दिखाई देते थे। थेल्स जो वैज्ञानिक है उन्होंने 600 ईसा पूर्व में अपने विचार रखा कि दो वस्तुओं को जब घर्षण कराते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये कहानी स्टार्ट होती है 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व में हम बात करते हैं, आज से लगभग 1500 या 1600 साल पहले की। तो 600 ईसा पूर्व से ये कहानी स्टार्ट हुई विद्युत की, और आज इसका विस्तारित रूप आप देख सकते हैं। न जाने हम किन किन चीज़ों में विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग हमारे 90% या 95% जो काम है वो विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होते हैं। देखिए 600 ईसा पूर्व में वैज्ञानिक थेल्स आए। वैज्ञानिक थेल्स ने इस तथ्य की खोज सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने देखा कि जो अंबर की छड़ होती है, एम्बर बोलते हैं जिसको, एम्बर की जो छड़ होती है उसका जो घर्षण है ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से जब हम कराते हैं, ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से जब हम अंबर या एम्बर की छड़ का घर्षण कराते हैं तो उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये मान लीजिए एम्बर की छड़ होती और ये मेरा हाथ रेशमी वस्त्र होता, तो इसका घर्षण जब हम कराते तो इसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता जिसके कारण ये हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता, छोटे छोटे कागज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट नंबर में जो वैज्ञानिक आए विलियम गिलबर्ट आए। फर्स्ट में आए थेल्स, इसके बाद विलियम गिलबर्ट आए। इन्होंने भी इस घटना का और भी वस्तुएं चेंज करके अध्ययन किया, लेकिन इसका पर्याप्त जो कारण था वो उन्होंने नहीं बता पाए। तो थेल्स के बाद आए कौन, विलियम गिलबर्ट। इसके बाद अंत में इनके बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन 17वीं शताब्दी मतलब 1700 करीब में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका थोड़ा स्पष्ट कारण बताया, और इसलिए आवेश की जो खोज करता है वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अध्ययन किया, घटनाओं का अध्ययन किया किसने, विलियम गिलबर्ट ने, थेल्स के बाद। फिर अंत में
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने घटनाओं का विस्तारित अध्ययन कर आवेश की खोज की। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि आवेश की खोज किसने की, तो आपका आंसर रहना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की। लगभग 1706 से 1790 में इनका कार्यकाल रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और शायद ये ना होते तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी ना देख पाते, ऐसा भी हो सकता था ना। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने में, उसके बाद तथ्य को बताने में। चलिए आगे हम देखते हैं, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो सबसे पहले उसे क्या कहा जाता था, एम्बर कहा जाता था। 600 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुआ यह शब्द, और इसका पहले जो अर्थ होता था वो एम्बर की क्षण को ही इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया था। नेक्स्ट में आता है कि आवेश किसे कहते हैं, तो इस पाठ का ही नाम है, आप देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम है क्या, कि विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो हमें बहुत अच्छी तरह से आवेश की परिभाषा पता होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने में, कोई भी वस्तु जब बनाई जाती है तो उसमें किनसे मिलकर बनी होती है, वो परमाणुओं से। जो सभी वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो उसी तरह अगर हम जो आज विद्युत देख रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो उसे आवेश कहा जाता है। आवेश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि दो वस्तुओं का यदि घर्षण कराया जाए और उनमें इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाए कि वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो उस गुण को आवेश कहा गया है। ठीक है, यह गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो ये वस्तु का एकमात्र गुण है जिसके कारण ये अनुभव होता है कि हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, आवेश। अब यहाँ पर दो चार लाइनें लिखी हुई हैं, आप इसको सिंपल रूप में ये कह सकते हो कि दो वस्तुओं को घर्षण कराने पर उनमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाना जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, एक तो विद्युत का भी गुण पाया जाता है और एक चुंबक का भी गुण पाया जाता है। जब आपको करंट लगता है तो आपने अनुभव किए होंगे कि जो वो हमें खींच के रख रहा है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें चुंबक का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश कहलाता है कोई पदार्थ हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने पर आवेशित या विद्युन्मय बन जाता है। इसके खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन है। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात रिपीट हुई है कि आवेश के खोजकर्ता कौन है, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत बार प्रश्नों में विकल्पों में ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें, आवेश की खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगले नंबर में हम देखते हैं कि अब यहाँ तो बात हुई आवेश की। आवेश वस्तुओं का एक ऐसा गुण बन गया जिसके कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अब इसके बाद आवेश के प्रकार के बारे में भी जानकारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है। आज आप जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश होता है, क्या इनके पहले से यही नाम चले आ रहे हैं, इस बात को भी हम देखते हैं। तो आवेश के जो नाम है वो पहले कुछ और थे, अब क्या नाम थे वो इनके प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे प्रयोग इन्होंने किए थे। चलिए, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का पहला जो प्रयोग है, उन्होंने किस तरह से यह प्रयोग किया था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कांच की एक छड़ लिए, कांच की छड़ का जो घर्षण है इन्होंने रेशम से कराए थे। कांच की छड़ का घर्षण रेशम से कराने पर और इसे एक धागे से यहां पर लटका दिए, और इसके बाद एक और कांच की छड़ लिए, इसका भी घर्षण रेशम से कराए और इसके बाद इसको भी धागे से इसके पास लटका दिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पाया कि जब दोनों छड़ों को पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को ढकेलती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रयोग इन्होंने किया, यहां पर क्षण इन्होंने चेंज कर दिया, कांच की क्षण की जगह इन्होंने लिया अब इसके बाद एवोनॉइड की क्षण।
एवोनॉइड की छड़ लिया और इसका घर्षण कराया इन्होंने ऊन या बिल्ली की खाल भी आप उपयोग कर सकते हैं, बिल्ली की खाल ना। एवोनॉइड की छड़ का घर्षण बिल्ली की खाल या ऊन से कराने पर और उसे धागे से लटका दिए। इसी क्रम में आगे एक और एवोनॉइड की छड़ लिए, एवोनॉइड की छड़ लिए और इसका घर्षण भी ऊन या बिल्ली की खाल से कराने पर और दोनों को जब पास में लाके लटका देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों छड़ फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं, एक दूसरे को ढकेलने लगती हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को ढकेलती हैं। अब इन्होंने एक कांच की छड़ लिया और एक एवोनॉइड की छड़ लिया और उन्हें पास में लाके लटका दिए। जैसे हमने अब क्या किए, एक कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़ लिए, उसका घर्षण हमने रेशम से कराए, है ना, कांच की छड़ लिए उसका घर्षण रेशम से कराए और फिर एक दूसरी छड़ लिए एवोनॉइड की, एक दूसरी छड़ लिए एवोनॉइड की, एवोनॉइड की छड़ लिए एवोनॉइड की और इसका घर्षण कराया हमने ऊन से और इसको भी धागे की सहायता से हमने लटका दिए। तो दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी, आकर्षित करने लगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि कहीं ना कहीं कांच की छड़ में उत्पन्न होने वाला, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, तो कांच की छड़ में उत्पन्न होने वाला आवेश एवोनॉइड की छड़ में उत्पन्न होने वाले आवेश से कैसा डिफरेंट है, अलग है। तब जाके तो यहाँ पर कांच की छड़ और एवोनॉइड की छड़ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसको काचांब नाम दिया गया और एवोनॉइड की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेजिनी नाम दिया गया। कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ था उसको काचांब नाम दिया गया और एवोनॉइड की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेजिनी नाम दिया गया। कांच की छड़ में उत्पन्न होने वाला आवेश क्या कहलाता है, काचांब, और एवोनॉइड की छड़ में उत्पन्न होने वाला आवेश क्या कहलाता है, रेजिनी। आगे चल के कुछ समय के बाद जो काचांब नाम दिए हमने, इसी को धनावेश कहा जाने लगा और रेजिनी को क्या कहा जाने लगा, ऋणावेश कहा जाने लगा। तो हम यदि देखें धनावेश किसे कहते हैं, तो कांच की छड़ का घर्षण रेशम से कराने पर कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है वह कहलाता है काचांब, जिसको धनावेश कहते हैं। एवोनॉइड की छड़ का घर्षण ऊन या बिल्ली की खाल से कराने पर एवोनॉइड की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे रेजिनी या फिर इसे क्या कहते हैं, ऋणावेश भी कहते हैं। चलिए इसके बाद अगले नंबर में इसी का हम देखते हैं, यहाँ पर स्लाइड में देखते हैं, यही घटनाएं हैं। ये आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निम्न प्रयोग किए। प्रयोग नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बताया अभी कि ये कांच की छड़ लिए, उसका घर्षण किससे कराए, रेशम के कपड़े से कराए और साथ में इसको लटका दी हमने किससे, धागे से। दूसरी भी कांच की छड़ लिए, उसका घर्षण भी हमने रेशम से कराए। दोनों को जब पास में लाकर रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो कांच की छड़ लेते हैं, इसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। जब कांच की अन्य छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके पास लाया जाता है तो पहली छड़ दूसरी छड़ को दूर ढकेलती है, मतलब प्रतिकर्षित करती है। हम पाते हैं कि दोनों छड़ों पर आपस में प्रतिकर्षण ही की प्रकृति होती है। तो आप यदि नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा। चलिए अगले नंबर में है, सेकंड नंबर का प्रयोग है इसका। एवोनॉइड की एक छड़ लिए, उसका घर्षण ऊन या बिल्ली की खाल से कराए। यहाँ पर फर भी लिखा हुआ, उससे भी बिल्ली की खाल या बिल्ली के ऊन, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पर आप बिल्ली की खाल आएगा, यहाँ पर बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से लटकाते हैं। जब एवोनॉइड की अन्य छड़ को भी इसके पास लाते हैं, पहली एवोनॉइड की छड़ का हमने घर्षण ऊन से कराया, उसको लटका दिए। दूसरी भी एवोनॉइड की छड़ ली, उसका घर्षण भी ऊन से कराया और उसको भी लटका दिए। दोनों को जब पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को फिर प्रतिकर्षित करती हैं। ये इनका सेकंड प्रयोग था। इसके बाद अगले नंबर में प्रयोग नंबर 3 है। अब कांच की एक छड़ लिए,
कांच की एक क्षण लिए इसका घर्षण किससे कराए, रेशम से, और एवोनॉइड की क्षण लिए, एवोनॉइड की क्षण लिए इसका घर्षण किससे कराए, ऊन से। तो दोनों को जब यहाँ पर पास में लाते हैं तो एक दूसरे को ये क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को इससे पता चला कि कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश एवोनॉइड की क्षण में उत्पन्न आवेश से कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। चलिए इसके बाद अगले नंबर में है, अब इन प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया कि इन प्रयोग के आधार पर मैंने बताया कि जब पूरा प्रैक्टिकल किया गया तो इससे पता चला कि कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश अलग है और एवोनॉइड की क्षण में उत्पन्न आवेश कैसा है, उससे अलग है। तो इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश एवोनॉइड की क्षण में उत्पन्न आवेश से भिन्न प्रकार का होता है। प्रारंभ में कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश को काचाम तथा एवोनॉइड की क्षण में उत्पन्न आवेश को रेजिनी, ये नाम दिए गए थे। इसके बाद ये रेजिनी है, रोजिनी नहीं है, ये आप थोड़ा सा सुधार लेना, रेजिनी, रेजिनी नाम से संबोधित किया गया। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये इनका कार्यकाल है 1706 से 1790, ने काचाम आवेश को धनावेश तथा रेजिनी आवेश को ऋणावेश नाम दिया। और ये परिपाटी देख रहे हो आप, आज भी हम धनावेश ऋणावेश के नाम से जानते हैं। सेल के यदि 2 सिरे हैं तो अगर ये धनावेश है तो ये इधर वाला क्या होगा, ऋणावेश होगा। और जब भी आवेशन की बात करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ बनते हैं। नेक्स्ट नंबर में है धनावेश, आप किसे कहेंगे, ये जो क्षण देख रहे हो आप, ये जो क्षण है ये एवोनॉइड की क्षण है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगले नंबर में है कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। तो धनावेश का सीधा सा अर्थ क्या होगा, कांच की क्षण का घर्षण रेशम से कराने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ये लिखा हुआ, कांच की क्षण को रेशम से रगड़ने पर कांच की क्षण पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। अब ऋणावेश किसे कहते हैं, तो एवोनॉइड की क्षण का घर्षण ऊन से कराने पर एवोनॉइड की क्षण में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ये दिया गया है, देखो ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, ये एवोनॉइड की क्षण है, और ये रेशम जिससे बनता है ये उसके कीड़े हैं। ये भी आपको दिखाया गया है यहाँ पर। अगले नंबर में आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको परमाणु के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। परमाणु क्या है, उसमें कौन से कण होते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं पहले परमाणु के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने बताया आपको इससे पहले कि परमाणु किसी भी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम क्या है, भाग है या हिस्सा है। मतलब वस्तु जिससे बनी हुई है वो है परमाणु। परमाणु बहुत सारे जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक किसी वस्तु को बना देते हैं। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है। किसी वस्तु को आप इतना अधिक डिवाइड करते जाएं, बांटते जाएं, तोड़ते जाएं कि लास्ट में एक बहुत छोटा हिस्सा बचे जिसको और अधिक तोड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, तो उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु है और इसका ये केंद्र है नाभिक। तो परमाणु का जो केंद्र है नाभिक, उसमें जो कण पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो नाभिक है उसमें कौन सा आवेश पाया जाता है, तो धनावेश पाया जाता है। उसमें 2 प्रकार के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो बाहरी कक्षाएं होती हैं, इनमें बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं कुछ। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर मिलेंगे। तो जब भी वस्तु का घर्षण कराया जाता है तो वस्तु का घर्षण कराने पर उसमें से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर रहते हैं। और यहाँ पर नाभिक की हम अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इससे नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकलते। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो वह इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें
सबसे कम बल लगता है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा वाला होगा जिसमें बहुत कम बल लगता है, और आप घर्षण कराते हो तो सबसे पहले वो निकल जाता है। तो जब हम वस्तु का घर्षण कराते हैं तो ऐसे हजारों की संख्या में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जितना आप घर्षण कराते जाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकलते जाएंगे और उतनी ज़्यादा वस्तु आवेशित होती जाएगी। परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के बाहरी कक्षाओं में नाभिक से बाहर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, परमाणु की प्रकृति कैसी है? तो परमाणु की प्रकृति कैसी रहेगी? उदासीन, क्योंकि जितने प्रोटॉन इसके नाभिक में पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 ही इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, मतलब 7 माइनस वाले हैं और 7 प्लस वाले हैं, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 को हम क्या कहेंगे? उदासीन। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। और जब भी घर्षण कराया जाएगा तो वस्तु से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएंगे या वस्तु में इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करेंगे। जैसे कांच की छड़ का घर्षण रेशम से कराने पर, कांच की छड़ का जो घर्षण है वो रेशम से यदि हम कराते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में जाते हैं, जिससे ये धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ये ऋणावेश निकल के यहाँ पर बाहर आ जाए तो यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ जाएगी? धनावेश की संख्या बढ़ जाएगी और ऋणावेश की संख्या कम हो जाएगी। तो ये इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। तो वस्तुएं धनावेशित या ऋणावेशित कब होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वस्तुएं धनावेशित होती हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि प्रवेश करता है तो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? ऋणावेशित हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा परमाणु के बारे में हमने जानकारी दी आपको। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है कि जब वस्तुओं का घर्षण कराया जाता है तो वो धनावेशित और जो ऋणावेशित होती हैं वो किस आधार पे होती हैं? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से उसको बताया गया है और उसी को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बना हुआ है, देखिए आप, ये परमाणु का ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन मतलब प्लस और ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं, और ये बाहरी कक्षाएं जो देख रहे हो आप, ये कक्षाएं देख रहे हो, इनमें ये इलेक्ट्रॉन हैं जो चक्कर लगाते हैं। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं जिन्हें आप विशेष रूप से याद करें। जैसे पहले नंबर की ये परिभाषा तो हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, लगभग 11th में हमें पढ़ा दिया जाता है परमाणु के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया गया है, परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है तथा अविभाज्य है। तो ये आपको याद रखना है, परमाणु किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? परमाणु किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा रही, परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है तथा अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब जिसे बांटा ना जा सके या डिवाइड ना किया जा सके। इसके बाद है, परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा अनावेशित मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो वो न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद नाभिक के पास उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात सिंपल सी ये इतनी लाइनों कर दी है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण प्लस और माइनस अगर इक्वल हो गए तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, मतलब 0 हो जाएगा। तो परमाणु की प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये आप अगर नोट करते हो तो ये यहाँ पर स्टार बना लें, परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। अगले नंबर में है घर्षण।
जब हम घर्षण कराते हैं, जैसे कांच का घर्षण रेशम से कराए, तो कांच का घर्षण रेशम से कराने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो कांच धनावेशित हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो घर्षण के कारण एक परमाणु से बाहर निकलने वाले या परमाणु में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब घर्षण कराया जाता है तो परमाणु से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, प्रोटॉन कोई भी स्थिति में बाहर नहीं आता। चलिए, जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है ना, प्लस वालों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से प्लस वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, परमाणु की धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट नंबर में, जब किसी उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु का अर्थ है कि जिसमें प्लस और माइनस इन दोनों की संख्या इक्वल होती है, तो ऐसा परमाणु उदासीन कहलाता है। तो बाहर से यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, परमाणु में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि उसमें ऋणावेश की संख्या बढ़ जाएगी, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आवेशन के लिए प्लस माइनस आवेश एक साथ बनते हैं, ये भी आप याद रखें। जैसे कांच का घर्षण यदि रेशम से कराते हैं तो कांच में जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम में उत्पन्न होता है, ये प्रयोग द्वारा देखा गया है। तो प्लस और माइनस जो आवेश हैं वो एक साथ बनते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समझने के साथ साथ यहाँ पर स्लाइड में नोट्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो कॉपी एक लेकर साथ में बैठे, पेन साथ में लेके बैठें और यही आपको नोट करना है। एग्ज़ाम में आए तो आपको यही लिखना है। देखिए, हम जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें यही नोट कराते हैं और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए भी रहेंगी। तो आपके लिए बेहतर बात है कि आप अगर साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं तो पेन लेकर बैठें और कॉपी लेकर बैठें और इसे साथ में नोट करते जाएं। ठीक है, ऐसे आप यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे नंबर 9098338474 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, विद्युत आवेश की व्याख्या, तो ये वही बात दी गई है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और वो धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। दूसरा जो पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अतः जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, पहले नंबर का प्रयोग है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं, तो रेशम ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये घर्षण विद्युत की व्याख्या हो गई। अगले नंबर में है आवेश के स्थानांतरण के आधार पर पदार्थों के प्रकार। चलिए, तो आवेश का जो स्थानांतरण है हर एक वस्तु में एक सा नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि धातुओं की, जिनको चालक कहेंगे, तो उनमें करंट बहुत ज़्यादा लगता है। लोहे की बात करते हैं तो लोहे में करंट जितना लगता है, अगर हम उसी की तुलना हम यदि लकड़ी से करें तो लकड़ी में एक भी करंट नहीं लगता। मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो लोहे की छड़ है वो कैसी है, चालक है, और जो कांच की जो कांच कह रहा हूँ, लकड़ी की जो छड़ रहेगी वो कैसी हो जाएगी, कुचालक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों में भिन्न गुण पाए जाते हैं। तो वे वस्तुएं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है, वो कहलाते हैं चालक। और जिनमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। देखिए, तीनों को हम, तीन प्रकार हैं इसके, तीनों को हम समझते हैं कि आवेश के प्रवाह के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। आवेश के प्रवाह के आधार पर वस्तुएं होती हैं तीन प्रकार की। पहले नंबर में यहाँ हम लिखते हैं चालक, दूसरे नंबर में यहाँ लिखते हैं कुचालक, और तीसरे नंबर में यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या, अर्धचालक।
अर्ध चालक। अब चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, और कुचालक को बोला जाता है इंसुलेटर, और अर्धचालक को बोला जाता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। चालक, चालक की बात करें तो जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, आवेश प्रवाह आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए, और जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो पाए, जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, इसमें आवेश प्रवाह नहीं हो पाएगा, आवेश का प्रवाह या आवेश प्रवाह नहीं होता, वो कहलाएंगे कुचालक। तो पहले चालक आएंगे जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो ये इनमें आ जाएगा उदाहरण में सभी धातुएं इसमें आ जाएंगी। जो आपका मानव शरीर है वो भी चालक में आता है, मानव शरीर, ये सब चालक में आ जाएंगे। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है धातुओं में, जिससे ये आसानी से विद्युत का चालन करती हैं, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने देती हैं। फिर से एक बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आवेश किसे कहते हैं, तो आप याद रखें वस्तुओं का ऐसा गुण जिसे प्राप्त करने के बाद वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं, और इसके लिए हमने घर्षण पढ़े थे कि घर्षण कराने से वस्तु में ये गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। चलिए, तो सभी धातुएं, मानव शरीर, इसमें चालकों में आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर, ना, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? चालकों का ताप बढ़ाने पर यदि ताप इनमें बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? मतलब कि जब उनमें से आवेश का प्रवाह किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो धारा के मार्ग में या आवेश के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालते हैं, तो वो बढ़ेगी या घटेगी? तो अगर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जो प्रतिरोध है वो क्या होते जाएगा? प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और प्रतिरोध का बढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है कि चालकता का घटना, ठीक है, कंडक्टिविटी, इसका घटना। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? तो चालकता घट जाती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सेकंड नंबर का है कुचालक। तो कुचालकों में आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ताप का प्रभाव हम पढ़ेंगे ही नहीं, ताप के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन होगा ही नहीं। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा, जैसे चेयर की बात करते हैं हम, चेयर जो है प्लास्टिक से बनी होती है, प्लास्टिक इसमें आ जाएगा, लकड़ी इसमें आ जाएगा ना, रबर इसमें आ जाएगा, ये सब काय में आ जाएंगे? कुचालक में आ जाएंगे। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्धचालक किसे कहेंगे? सेमीकंडक्टर। तो वे वस्तुएं जिनकी चालकता, मतलब जिनमें आवेश का प्रवाह इन दोनों के बीच में होता है, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाते हैं। और इनमें एक और विशेषता ये है कि अगर ये इनका ताप कम है तो ये विद्युत का चालन नहीं करते, इनके भांति व्यवहार करते हैं, कुचालकों की भांति। मतलब टेम्परेचर यदि बहुत कम है, जैसे हम बात करते हैं 0 केल्विन, तो 0 केल्विन ताप पर ये अर्धचालक जो है कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। और इसके बाद इनका टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इनका बढ़ाया जाता है, इनकी चालकता बढ़ते जाती है। इसलिए आज के समय में अर्धचालकों का उपयोग अधिक किया जाता है। अगर हम तत्वों की आवर्त सारणी में देखते हैं तो आपको सिलिकॉन मिलेगा और जर्मेनियम मिलेगा, ये दोनों अर्धचालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव दो बनेंगे। पहला,
कि अगर अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाए तो इनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनमें प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और चालकता, अगर प्रतिरोध घट रहा है तो सिंपल सी बात है कि चालकता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। प्रतिरोध कम होने पर चालकता बढ़ते जाती है। ठीक है, चालक में उल्टा होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है और चालकता घट जाती है। अर्धचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम, और चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके उदाहरण लिख सकते हैं आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये चालक को चालक और अर्धचालक हुए। आवेश के प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं इसी को स्लाइड में हम। पहले नंबर में है चालक, जिसको बोलेंगे कंडक्टर। तो वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि इसके उदाहरण हैं। अगले नंबर में कुचालक या विद्युत रोधी की बात करते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। और कांच, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक आदि इसके उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट नंबर में, तीसरे नंबर में रहेगा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है तथा इन पर ताप और अशुद्धता का प्रभाव पड़ता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे हम तो इनमें चालकता और ज़्यादा बढ़ते जाती है, तो टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ रहा है और अशुद्धता का प्रभाव पड़ता है, मतलब अशुद्धि मिलाने पर। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 9 रहेगा, उसमें हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, त्रिसंयोजी, पंच संयोजी, तो उनमें चालकताएँ किस प्रकार की इनकी होती हैं। तो इनमें ताप और अशुद्धता का प्रभाव पड़ता है। इनके उदाहरण में आ जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे इनको। चलिए आगे देखते हैं। आवेशीकरण की विधियां हैं इसके बाद, कि किसी वस्तु को यदि आपको आवेश देना है, किसी वस्तु को आवेश देना है तो आप कितने प्रकार से आवेश दे सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु में आवेश देने की कितनी विधियां हो सकती हैं। तो पहले नंबर की विधि हमने जस्ट अभी पढ़ के आए कि घर्षण के द्वारा वस्तुओं में आवेश दिया जा सकता है। अगर दो वस्तुओं का घर्षण कराएं तो उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। यही गुण उनका आवेश कहलाता है। और अन्य 2 विधियां देखते हैं हम। पहला तो हो गया घर्षण के द्वारा, दूसरा हो गया चालन के द्वारा और तीसरा हो गया प्रेरण के द्वारा। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, चालन मतलब होता है कंडक्शन और प्रेरण मतलब क्या होता है, इंडक्शन। तो 3 विधियां हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। घर्षण मतलब वस्तुओं को रगड़ना। चालन का मतलब क्या होता है कि एक कोई वस्तु जो पहले से आवेशित है, मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसमें प्लस चार्ज है, मतलब ये आवेशित है पहले से, और एक वस्तु इसी के पास हम लाते हैं जो जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, जिसको हम निरावेशित कहते हैं। तो इसके पास लाते हैं और इसी से स्पर्श कराते हैं तो इसके पूरे पृष्ठ पर वही आवेश आ जाता है जो आवेशित वस्तु में होता है। तो हम चालन किसे कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को, मतलब आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास में रखें या निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो निरावेशित वस्तु में वही चार्ज आ जाता है जो आवेशित वस्तु में होता है और स्पर्श कराना पड़ेगा आपको। जैसे आप घर में अपना फोन चार्ज करते हैं तो वो कौन सी विधि रहेगी, चालन के द्वारा। चार्जर की पिन आप लगाते हैं तो उस पिन से जो आवेश है वो आपके मोबाइल में आने लगता है, तो मोबाइल चार्ज करने लगे। आप बोलते हो आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, और यदि मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज को क्या बोलेंगे हम, निरावेश, मतलब कोई भी आवेश नहीं बचा हुआ उसमें। तो डिस्चार्ज मतलब निरावेशित और चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, आवेशित। तो आप जो है मोबाइल को चालन के द्वारा चार्ज करते हो। प्रेरण मतलब क्या होता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। प्रेरण मतलब क्या होगा, देखिए कोई आवेशित चालक है और आवेशित चालक के समीप कोई निरावेशित चालक आप लाते हो और उसको स्पर्श नहीं कराते, लेकिन ये आवेशित चालक है, पहले से इसमें कोई चार्ज है, आवेशित,
ये मान के चलते हैं कि इसमें प्लस चार्ज है एक वस्तु, और इसी के समीप हम एक ऐसी वस्तु लाते हैं जिसमें चार्ज नहीं है, मतलब ये कैसी अभिनिरावेशित है। तो समीप लाना है लेकिन स्पर्श नहीं कराना है। तो इसके पास वाले पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और दूर वाले सिरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, वही चार्ज आ जाएगा। तो प्रेरण किसे कहेंगे, जब किसी आवेशित चालक के पास किसी निरावेशित चालक को लाया जाता है किंतु स्पर्श नहीं कराया जाता, तो निरावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश मतलब अलग आवेश, विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब विजातीय और सजातीय का अर्थ समझ लेना आप। विजातीय मतलब होता है अलग अलग चार्ज, जैसे एक प्लस है तो एक माइनस, या माइनस और एक प्लस, तो ये विजातीय कहलाएंगे। और सजातीय का मतलब क्या होता है, सजातीय का अर्थ होता है कि दोनों प्लस प्लस वाले होंगे या दोनों माइनस माइनस वाले होंगे, एक ही प्रकृति उनकी होगी। तो विजातीय का मतलब अलग अलग चार्ज, और सजातीय का मतलब एक से चार्ज जो दिखाई दे। तो पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश मतलब विजातीय आवेश, और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश मतलब इसी के जैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह विधि क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। चलिए इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे खेतों से जो खंभे जाते हैं उनमें जो तार जाते हैं उनमें 50,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट इस टाइप का करंट रहता है, और जब इस तार के पास यदि आप अपना हाथ ले जाओगे, या कोई ऐसा हो सकता है कि टावर में एक व्यक्ति चढ़ गया यहाँ पर ये, तो इसका हाथ यदि स्पर्श ये नहीं भी कराता तो ये इसकी ओर आकर्षित होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेरण वाली विधि हो रही है कि यहाँ पर जो चार्ज है, मान लीजिए इस तार पे प्लस वाला चार्ज है, तो हमारे सिर पर या फिर हमारे हाथ पर जो चार्ज आएगा वो माइनस वाला आएगा, और दूसरे मतलब दूर वाले सिरे पर पैरों पर हमारा प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। देखिए आवेशित चालक, अभी हम निरावेशित हैं, आवेशित चालक के समीप गए हम तो हमारे पास वाले सिरे पर ऋणावेश आएगा, मतलब इससे जस्ट अलग आएगा, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है तो हम इसकी ओर खींच के चले जाते हैं, हमें करंट लग जाएगा। तो यहाँ से फिर दो ऑब्जेक्टिव आप याद करें कि दो अगर एक से आवेश रहेंगे, एक से आवेश मतलब सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, तो दो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और यदि एक सजातीय है और एक इससे अलग है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो दो ये विजातीय आवेश हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और इसके बाद वाली क्लास में हम और इसके बाद वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं।